हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से सेशन में आपका ये है यूपी वन शॉट सीरीज, जिसमें हम रोज कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे सवाल लेकर आते हैं, महत्वपूर्ण कंसेप्ट लेकर आते हैं जिनका आपको रिवीजन बहुत जरूरी है, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपी का, चाहे राजस्थान का, चाहे वैसे भी कोई वनडे कंपटीशन एग्जाम हो, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस कंसेप्ट का फायदा मिल रहा होगा और आप सभी इसका फायदा ले रहे होंगे। तो चलिए चालू करते हैं आज की सीरीज। आज के शो के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में, इंडियन क्लासिकल डांसेस के बारे में। अगर इंडियन क्लासिकल डांसेस की मैं बात करूं तो सर यहां से कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो यहां से सवाल पूछे जाते हैं, ये डांस किस राज्य से संबंध है, इस डांस से संबंधित डांसर्स के नाम पूछे जाते हैं, और हाल ही में कोई चर्चा में आया हो जिन्हें पद्मश्री या पद्म भूषण दिया गया हो, उनसे ये सवाल पूछे जाते हैं। अगर क्लासिकल डांसेस की मैं बात करूं, शास्त्रीय नृत्यों के बारे में अगर मैं बात करूं, तो शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जो हमें स्रोत मिलता है, जो इसका स्रोत हमें देखने को मिलता है, वो स्रोत देखने को मिलता है सामवेद में। वेदों की अगर बात करूं तो ये सामवेद में देखने को मिलता है क्लासिकल डांसेस के बारे में, शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। और नृत्यों के बारे में डिटेल से अगर समझना हो तो नृत्य के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि ने लिखी है नाट्य शास्त्र, इसमें नाट्य शास्त्र में ये सारी की सारी डिटेल्स दी गई हैं जो कि भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य की। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो मूल पहलू होते हैं, दो मेन पॉइंट इसके होते हैं मेरे प्यारे लाडलो। दो पहलू क्या होते हैं, एक होता है तांडव और दूसरा होता है लास्य। तांडव का मतलब होता है मूवमेंट और लास्य का मतलब होता है ग्रेस, भाव क्या है उसमें, इमोशन क्या है, वो लास्य कहलाता है। तांडव इसके अंदर स्पीड हो गई, तांडव इसमें मूवमेंट हो गया, रिदम हो गई, गति और लय को बोलते हैं तांडव। तो याद रखिएगा, गति और लय का संबंध है तांडव से, अनुग्रह भाव और रस का संबंध है लास्य से। अगर मैं भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की अगर मैं बात करूं तो इसमें तीन मुख्य घटक होते हैं। पहला नाट्य, जो कि इसका नाटकीय, इसमें जो पात्र होता है, नाटकीय तत्व जो होता है उसको समाहित करता है नाट्य। दूसरा होता है नृत्य। नृत्य का मतलब है डांस मूवमेंट, जो बेसिक फॉर्म में रहे वो डांस फॉर्म, बेसिक फॉर्म। इसीलिए क्लासिकल बोले जाता है क्योंकि ये लिखे गए हैं और इनका एक पूरी एक रूपरेखा है, उसी में ये परफॉर्म किए जाते हैं, उसी में इनको परफॉर्म किया जा सकता है, इनमें कोई चेंज की गुंजाइश नहीं होती, इसीलिए इन्हें शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। जिनमें बदलाव की गुंजाइश होती है वो लोक नृत्यों में आ जाते हैं। तो लोक नृत्य जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि उनका स्वरूप धीरे धीरे बदलता जाता है। ये लिखित में मतलब बढ़िया से डिफाइंड तरीके से कि पहला चरण दूसरा चरण क्या होगा, वो सारी चीजें होती हैं। तो पहली चीज हमने आपको बताई नाट्य, इसमें जो कि इसमें नाटकीय तत्व को इन्वॉल्व करता है। दूसरी चीज होती है नृत्य, जो कि डांस मूवमेंट को इन्वॉल्व करती है। और तीसरी चीज होती है नृत्य, जो कि एक्सप्रेशनल कंपोनेंट होता है, मुद्रा, जो जेस्चर्स, अलग अलग मुद्रा हो, अलग अलग आंखों के इशारे हो, हाथों की अलग अलग मुद्राएं हो, वो नृत्य को दर्शाती हैं मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्यों के तीन घटक, नाट्य, नृत्य और नृत्य। दोस्तों अब बात करते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। तो भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में अगर हम माने, संगीत नाटक अकादमी, जो कि भारत सरकार का ही एक संस्थान है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में केवल और केवल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार केवल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं मेरे प्यारे साथियों। लेकिन अगर हम संस्कृति मंत्रालय की माने तो संस्कृति मंत्रालय ये कहता है कि सर 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर आपसे सवाल संगीत नाटक अकादमी के अनुसार पूछा जाए तो आप 8 बताएंगे, लेकिन अगर आपको संस्कृति मंत्रालय के अनुसार पूछा जाए तो आप 9 बताएंगे। सर 8 सेम है, 9वां जो अलग संस्कृति मंत्रालय जिसे शास्त्रीय नृत्य मानता है वो छऊ है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया है। तो याद रखिएगा 9वां शास्त्रीय नृत्य है जो छऊ है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय छऊ नृत्य को भी भारत का शास्त्रीय नृत्य मानता है, जिसे भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 9 हो जाती है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 कुल शास्त्रीय नृत्य आपको देखने को मिल जाते हैं।
अब सर बात आती है कि भाई शास्त्र नृत्य कौन कौन से हैं, तो इनमें सबसे पहले हमारी मुलाकात होगी भरतनाट्यम से। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, इसका एक और नाम है एकल एक हरिया। क्योंकि ये एकल नृत्य होता है इसीलिए इसे एक हरिया भी कहा जाता है और इसे दास अट्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दासी अट्टम भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा भरतनाट्यम का एक और नाम है, इसे दासी अट्टम या एक हरिया भी कहा जाता है। अगर इस भरतनाट्यम के डांस की मैं बात करूं तो ये तमिलनाडु का, मूल रूप से ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है मेरे प्यारे साथियों। एक और बात याद रखिएगा, भरतनाट्यम डेडिकेटेड होता है लॉर्ड शिवा को। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें दो अंग होते हैं किसी भी शास्त्र नृत्य में। शिव शो करता है तांडव को, शिव का अर्थ होता है तांडव, और पार्वती का अर्थ होता है लास्य। लास्य को दर्शाती है पार्वती मां और तांडव को दर्शाते हैं भगवान शिव। तो ये जो भरतनाट्यम होता है ये भगवान शिव को समर्पित होता है। तो ऐसे में आप ये भी पढ़ेंगे इसके बारे में, ये सवाल भी आता है कि भरतनाट्यम किस संप्रदाय से निकला है या किस संप्रदाय से प्रभावित है। तो शैव संप्रदाय दोस्तों, क्योंकि भगवान शिव की आराधना इसमें होती है। भरतनाट्यम में शरीर संचालन की तकनीकी और व्याकरण के अध्ययन के लिए नंदिकेश्वर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण पाठ्य सामग्री के मुख्य स्रोतों में से एक है। मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, भरतनाट्यम के लिए अगर आपको लिखित कई सामग्री देखनी हो तो यहां पर नंदिकेश्वर द्वारा लिखी गई है अभिनय दर्पण, जो कि इस नृत्य के बारे में बाकी बातें बताती है। भरतनाट्यम नृत्य को एकहरिया के रूप में भी जाना जाता है, जहां एक नृत्य एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है। एक ही डांसर कई सारी अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। इसमें तांडव भी होता है, लास्य भी होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के नर्तकों की अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत सारी एक लंबी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें सोनल मानसिंह जो ओडिसी नृत्य भी करती हैं वो भी इसमें आएंगी। और एक दूसरा प्रमुख नाम है अरुण देवी रुंडेल। दोस्तों याद रखना, अरुण देवी रुंडेल इसकी एक विख्यात नर्तकी हैं दोस्तों। और ये अरुण देवी रुंडेल को नृत्य के लिए, अपने भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा एक और बात, मूल बात याद रखिएगा, अरुण देवी रुंडेल को चुना गया संसद में, और संसद में चुने जाने वाली ये प्रथम भरतनाट्यम की नर्तकी थी अरुण देवी रुंडेल जी। क्लियर है मेरी बात? दूसरा नाम मैंने बताया आपको सोनल मानसिंह। इसके अलावा भी बहुत सारे डांसर्स हैं। आपको अगर और भी किसी डांसर का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके बाद आता है कथक। कथक का नाम जो आरंभ हुआ, कथक का नाम जो चालू हुआ वो कथा से हुआ। कथा माने कहानी सुनाना। कथक के अलग अलग घराने हैं, मतलब कि अलग अलग वो भगवानों को, अलग अलग ईश्वरों को डेडिकेटेड होती है। लेकिन कथक की मूल बात करें तो ये उत्तर भारत से आती है। उत्तर भारत का ये क्लासिकल डांस है, जो कि राजस्थान में भी जयपुर घराना इससे संबंध है, और मुख्य रूप से यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में इसके 3 घराने आपको देखने को मिलते हैं, लखनऊ घराना, बनारस घराना। लखनऊ घराने की अगर मैं बात करूं तो पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, पंडित भग्गू महाराज, ये सारे के सारे लखनऊ घराने से हैं मेरे प्यारे साथियों। याद रखना, लखनऊ घराना किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये है कथक से, और इससे संबंधित कौन कौन है? पंडित भग्गू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, ये सभी का संबंध इसी से है। अगर कथक नृत्य की मैं बात करूं तो कथक नृत्य को बढ़ावा देने के लिए अवध के नवाब वाजिद अली शाह का संरक्षण इसको मौजूद था। वाजिद अली शाह साहब का इस नृत्य को संरक्षण मौजूद था, और तभी चलकर आगे आप जब देखोगे मुगलिया सल्तनत के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो ये मुगल दरबारों में भी किया गया। यह देवताओं की पूजा और कथन का मिश्रण होता है। कथक प्रदर्शन की शुरुआत एक नर्तक द्वारा गुरु को सम्मान देने और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना से होती है मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखना, इसके अंदर आपका लखनऊ घराना है, बनारस घराना है, जयपुर घराना है, कुल मिलाकर इसमें 4 घराने आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर आ जाती है कथकली।
कथकली की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो कथकली केरल से संबंधित है। केरल से संबंधित यह नृत्य है जिसमें एक्सेसिव मेकअप किया जाता है। इसमें मेकअप का प्रयोग होता है और अलग अलग रंग का मेकअप अलग अलग चीजों को दर्शाता है। जैसे कि चेहरे पर अगर अलग अलग रंग के मानसिक अवस्थाओं को संकेत देना हो तो हरा रंग जो होगा वो कुलीनता को दर्शाता है, काला दुष्टता को दर्शाता है और लाल धब्बे राजसत्ता और बुराई का संयोजन होता है। इसमें मेरे प्यारे साथियों याद रखना, जेस्चर्स, इसके भाव जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आई मूवमेंट, इसमें आंखों के इशारे भी महत्वपूर्ण होते हैं। आंखों के इशारे भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा इसमें अलग अलग मुद्राएं होती हैं। शरीर का भार पैरों की बाहरी किनारों पर होता है जो थोड़े मुड़े हुए, पैर मुड़े हुए होते हैं। हाथ के इशारे, चेहरे के भाव और आंखों की हरकतें इसमें महत्वपूर्ण होती हैं। यह है कथकली जिसका संबंध केरला से है। इसके बाद बात करेंगे कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से मुख्य रूप से संबंध है। किससे संबंध है? आंध्र प्रदेश से मुख्य रूप से संबंध है। यामिनी कृष्णमूर्ति और राजा रेड्डी इसके प्रमुख नृतक हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में किया जाने वाला कुचिपुड़ी नृत्य और यहां से संबंध रखती हैं यामिनी कृष्णमूर्ति और राजा रेड्डी। एकल आह मुंडका शब्दम, मेंढक की कहानी, बाल गोपाल तरंगा, सिर पर पानी से भरा घड़ा लेकर पीतल की थाली के किनारों पर नृत्य किया जाता है। आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी में ये एक बार सवाल पूछा गया था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो याद रखना, पानी से भरा घड़ा, सर पर पानी से भरा घड़ा होगा, पीतल की थाली के किनारों पर नृत्य किया जाता है नर्तक द्वारा। यहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस पे काम किया जाता है। मेकअप यहां पर न्यूनतम रखा जाता है। विशेष प्रकार की साड़ी पहनी जाती है। ताल चित्र नृत्य, और एक और इंपॉर्टेंट कुचिपुड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये डांसर जो है अपने पैरों के अंगूठों से एक यहां पर चित्र बनाता हुआ दिखाई देता है। नृत्य करते हुए पैर की अंगुली से चित्र बनाना भी कुचिपुड़ी का ही एक हिस्सा है। इसके बाद आते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम अगेन फिर केरल से एक कथकली था, दूसरा मोहिनी अट्टम है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा यह है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था उसमें से निकलता है अमृत। अमृत पर देवता और दानवों का हो जाता है युद्ध। ऐसे में भगवान विष्णु अवतार रखते हैं एक अप्सरा का जिसका नाम था मोहिनी, और मोहिनी अवतार में वह नृत्य करते हैं और मोहिनी अट्टम की कहानी भी वहीं से चालू होती है। इसे त्रावणकोर राजाओं महाराजा कार्तिका तिरुनल और उनके उत्तराधिकारी महाराज स्वाति तिरुनल द्वारा वर्तमान शास्त्रीय प्रारूप में संरचित किया गया था। ज्यादातर गोलाकार चाल होता है, नाजुक कदमें होती हैं, पैर की नीचे थाप इतनी तेज नहीं होती, नाजुक कदम होते हैं। सूक्ष्म अभिव्यक्तियों के साथ लड़कियों द्वारा किया जाने वाला एकल प्रदर्शन है जिसे मोहिनी अट्टम भी कहते हैं। शास्त्रीय नृत्यों की जब जब बात आएगी मेरे प्यारे साथियों, तो ये दास प्रथा से ही निकले हुए सारे के सारे नृत्य हैं, जिसे देवदासी प्रथा कहते हैं, वहीं से ये निकले हुए नृत्य हैं। फिर आ जाते हैं उड़ीसा में मेरे प्यारे साथियों। उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है ओडिसी नृत्य। दोस्तों कहां देखने को मिलता है मेरे प्यारे साथियों? उड़ीसा में ओडिसी नृत्य देखने को मिलता है। इसे मोबाइल मूर्ति कला कहा जाता है। इसमें दो प्रमुख मुद्राएं होती हैं। त्रिभंग, जिसमें जो डांसर होता है अपने शरीर को 3 अंगों में बांट देता है, मतलब एक त्रिभुज की तरह अपने आप को समझता है। शरीर, गर्दन, धड़ और घुटनों पर झुका हुआ होता है, और दूसरी जो मुद्रा होती है वो चोक होती है, एक वर्ग की नकल करने वाली, मतलब एक वर्ग की, स्क्वायर की नकल करने वाली स्थिति होती है। सोनल मानसिंह और केलूचरण महापात्रा इसके प्रख्यात कलाकार हैं मेरे प्यारे साथियों। सोनल मानसिंह का नाम अभी मैंने आपको बताया था, ये ओडिसी की भी नर्तका हैं, और इसके अलावा केलूचरण महापात्रा इसके लिए विख्यात हैं। इन्होंने स्कूल्स भी खोले हैं। इसके बाद आ जाता है सत्रिय नृत्य। सत्रिय नृत्य की अगर मैं बात करूं तो यह असम में परफॉर्म किया जाता है। जी, असम में सत्रिय नृत्य परंपरा हस्त मुद्रा, पदयात्रा, आहार या संगीत के संबंध में कड़ाई से निर्धारित सिद्धांतों द्वारा शासित किया जाता है। इसमें चाली की विशेषताएं शालीनता और लालिय, जबकि झुमरा की पहचान ओज और राजरी सुंदरता है। यह है सत्रिय नृत्य, जिसे सत्रिय नृत्य कहते हैं, जो कि असम से संबंध रखता है। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं तो एक और नृत्य आपको देखने को मिलता है, मणिपुरी नृत्य। दोस्तों मणिपुरी नृत्य में घुटनों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और याद रखिएगा मणिपुरी नृत्य में पुंग बजाई जाती है।
पुंग बजाई जाती है। याद रखिएगा, इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस इतने काम के नहीं होते। लाई हरोबा नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है लाई हरोबा। याद रखिएगा, यह मणिपुर से है, जो मणिपुर में सभी शैलीबद्ध नृत्यों का आधार बनाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं का आनंद। यह गीत और नृत्य एक औपचारिक पेशकश के रूप में किया जाता है। मुख्य कलाकार इसमें माईबाज कहे जाते हैं, माईबाज या माईबीज, जो कि पुजारी और पुजारिन होते हैं, जो दुनिया के निर्माण के विषय को फिर से प्रस्तुत करते हैं कि दुनिया कैसे निर्माण हुई। वो है मणिपुरी नृत्य। तो इसी के साथ हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य पूरे हो जाते हैं। नवा है छऊ नृत्य। आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि छऊ नृत्य का संबंध किस राज्य से है। मिलते हैं आपको अगले सेशन में। इसी तरीके से अपने इस सेशन को प्यार देते जाइएगा। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखें, ध्यान रखें। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।